हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सितंबर 2026 से लेकर 30 सितंबर के बीच का जितना भी पीआईबी के फॉर्म में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्म में जो भी हमें इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर आर्टिकल्स रहे हैं, हाइलाइट्स रहे हैं, हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो ये आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं ये तीन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, ये आपको रिवीजन कराते हैं। दूसरा, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका एक टेस्ट भी होता रहेगा। तीसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपके करंट अफेयर के जो आप ये रीडिंग कर रहे हैं, क्या वो जितना आप इनपुट दे रहे हैं रीडिंग में, क्या उतना आउटपुट ले पा रहे हैं कि नहीं, या आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर ऑफ करंट अफेयर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मैपिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, बात करें ब्रिक्स की, ओपेक की रहेगी। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल बेस्ड एंड साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहेगी, कुछ इनोवेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हाईलाइट्स हुए। तो इसी के आगे बढ़ते हुए हम इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये हमारा इसी सब्जेक्ट के पार्ट हो जाते हैं। तो उससे पूछा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम अनाउंस्ड 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग इनोवेटर फ्रॉम इंडिया, केनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद दिस रिगार्ड। ठीक है, तो आपको ये इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है वो एक इन्वायरमेंट रिलेटेड बॉडी है जो कि कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट की बात करता है। साथ ही साथ हमारे एक इंटरनेशनल रिलेशन से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एक इंटरनेशनल एजेंसी है और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इससे आपको ये पता चलता है जो यूथ चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो यूएनईपी के द्वारा अवार्ड किया जाता है। और इससे आपको एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन मिल रही है कि इंडिया, केन्या, यूनाइटेड स्टेट्स के कौन ऐसे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने ये अवार्ड पाया है। तो इसी के हिसाब से अपना पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इज यूनेपी हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर फॉर इंडिविजुअल अंडर एज 30। ठीक है, अंडर एज 30 है, यूथ है, यूथ अंडर एज 30 मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड एम टू सपोर्ट एंड सेलिब्रेट इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन दैट अलायंस विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितना पॉजिटिव लग रहा है। आपको पता है एसडीजीज जो गोल्स होते हैं वो हर एक कंट्री का उद्देश्य रहता है। हर एक कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाना चाह रही है। तो यही हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट हमें एक पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है कि ये बेसिकली यूएनईपी इस इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है। तो जो आपको इनोवेटर्स मिलेंगे वो इन्वायरमेंटल के क्राइसिस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए इनोवेटर्स मिलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें दे रहा है, तो इसको हम करेक्ट मानते हैं। तो हम एलिमिनेशन देखते हैं। टू किस में नहीं है, इस वाले में टू नहीं है, तो हमारे ये एंड ये इसमें हमारा टू है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ओनली इंडिविजुअल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। अब देखिए यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज बोला है और हमने देखा है कि केनिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड मिला है। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री इट इन इटसेल्फ। ये एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री की कैसी बात हो रही है। तो जैसे ही हमने स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट किया, हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंस के साथ, स्टेट ऑफ माइंड के साथ। तो इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। यूएनईपी अनाउंस द 2015 यूथ चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग इनोवेटर फ्रॉम इंडिया, केनिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूएनईपी इज अ फ्लैगशिप यूथ एंगेजमेंट अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स अंडर एज 30 विद बोल्ड इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस की जो बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बिलो 30 की बात हो रही है। स्केलेबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, क्लाइमेट चेंज के जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द पॉल्यूशन वेस्ट की बात करते हैं। पर्सनैलिटीज़ की बात करें कि किन किन लोगों को मिला है, तो हमारे जिनाली मोदी हैं, इंडिया के हैं, जो इंडिया की हैं, फाउंडर हैं ऑफ बनोफी लेदर की, जो कि प्रोड्यूस करता है इको फ्रेंडली लेदर जो कि बनाना क्रॉप वेस्ट से बनता है, जो कि रिड्यूस करता है वाटर यूज, केमिकल पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस की बात करता है। तो बेसिकली इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंटल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य को पूरा कर रही है। ये जो इनोवेशन है हमारा, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस देखने को मिल रहा है ड्यू टू
वाटर, ग्राउंड वाटर डिप्लीकेशन की बात करें, डिप्लीशन की, केमिकल पॉल्यूशन की, कार्बन एमिशंस की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप इसको एथिक्स एंड अपने एस्से की राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंटली द यूनेपी अनाउंस इट्स द यूथ चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, अंडर विच हमारे जो जिनाली मोडी है उन्होंने ये सच काइंड ऑफ इनोवेशन लाया है, जिसमें हमारे बेसिकली क्लाइमेट क्राइसिस और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको टेकल कैसे कर रही है विद मिनिमम इंगेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट नेचुरल से जो लिया गया इन्वायरमेंट, मिनिमम इंटरेक्शन की बात करें विद मैक्सिमम आउटपुट की बात हो रही है। जोसेफ नगुथ्रू जो केन्या के फाउंडर ऑफ हैपैक, वाटर हाइथिंग की बात, हाया सिंथ की बात की है जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एंड सीडलिंग वेपर्स की है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करिए जो कि इंडिया भी इस पर एम्फेसिस कर रहा है। नियोमी फ्लोरिया जो कि फाउंडर ऑफ साइक्लियो है, डेवलप्ड अ कॉम्पैक्ट ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम, जिससे क्या करेंगे हाउस होल्ड में जो वेस्ट वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करेंगे विद लो एनर्जी कंजप्शन के साथ। हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ये शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम है, ये जो हमारा कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट रिफर्स टू ग्रेजुअल लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन ड्यू टू द लैक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। ठीक है, सिंड्रोम कैन लीड टू अंडरस्टिमेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस अंडर जनरेशन, करंट स्टेबिलिटी इन राइनो पॉपुलेशन एट अराउंड दिस इज कंसिडर एज कंजर्वेशन सक्सेस विदाउट कंसर्न्स। ठीक है, तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ब्रो, करंट स्टेबिलिटी इन राइनो पॉपुलेशन एट अराउंड दिस इज कंसिडर्ड अ कंजर्वेशन सक्सेस विदाउट कंसर्न। विदाउट कंसर्न आपको लग रहा है कि कितने भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन की बात है विदाउट कंसर्न के साथ हो सकती है, तो वैसे भी एक नेगेटिव कंसर्न बना रहा है। जैसे हमने 3 को एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये हमारा शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम बेसिकली है क्या और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ग्लोबल राइनो पॉपुलेशन थ्रो स्टेबल एट अराउंड दिस remain dangerously low compared to over 50 lakh 5 lakh a century ago, rising concerns of shifting baseline syndrome। ठीक है, तो बेसिकली कंसर्न थ्रेट कर रहा है, ये पोज कर रहा है। थ्रेट क्या है, पोचिंग, हॉर्न, इलीगल ट्रैफिकिंग की बात, हैबिटेट लॉस की बात, इन हाइब्रिड इन स्मॉल एंड फ्रेंच की बात, अभी स्ट्रिप्स की बात हो रही है, वाइपर्स आप देख रहे हैं, इनोवेशन एक तरह की प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की जा रही है, स्ट्राइप्स की बात करें, वाइपर्स की बात करें, एक तरह से ऐसा स्कीम है कि जिससे बेसिकली लोकल पीपल्स को एंगेज कर रहे हैं, जो पोचर्स को है उनको पोचर्स के थ्रू ही इन्वायरमेंटल को कैसे प्रोटेक्ट करें, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। आप वाइपर के बारे में समझ सकते हैं, जो कि बेसिकली एक तरह से आप कहें स्कीम है, और आप स्कीम से ज़्यादा इसको एक वॉलंटरी एज अ फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें जो वाइपर होगा, स्ट्राइप्स होगा, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं आगे। शिफ्टिंग बेसलाइन डेंजर है treating low population as normal, risk compliancy and undermine long-term recovery. Grade 1 horned hyro is an example of shifting baseline danger. Conservation में vulnerable है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन में आता है, प्रोटेक्शन अंदर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 की। ये इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ब्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है इनके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, कब फाउंड हुआ था, ओके आपको इसको पता होना चाहिए। ब्रिक्स वॉज ओरिजिनली फाउंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हमारे सही लग रहा है, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एस जो हमारा ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हुआ वो 2010 में ज्वाइन हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो सबको ही पता होगा। 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर, आपको हेडक्वार्टर नहीं भी पता तो ये वैसे भी हेडक्वार्टर को जो डाटा डिस्टॉर्शन का केस होता है कि डाटा को ही मैनिपुलेट कर देते हैं, तो ये हो सकता है हेडक्वार्टर कहीं और हो। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी में भी आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर हिंदी।
लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया एंड रशिया आर एक्सप्लोरिंग अ ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर ट्रेड कॉपरेशन। ये रीजनल कॉपरेशन की बात, ब्रिक्स इज अ रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली रीजनली कैसे कॉपरेट कर रहे हैं। तो उसी के अंदर जो ये हमारा ये एक्सप्लोरिंग ग्रेन एक्सचेंज है उसको कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड ट्रेड को। ब्रिक्स की बात करें, फुल फॉर्म रशिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्टार्ट इन 2006 एंड 2010 में हमारे ब्रिक्स साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें जो कि फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को करता है, कंटीजेंट रिजर्वेशन अरेंजमेंट देखता है। ब्रिक्स पे डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ यूएस डॉलर, डी डॉलराइजेशन की बात करता है। ठीक है, ब्रिक्स वैक्सीन एंड R&D सेंटर्स की बात होती है। हमारी नेक्स्ट आती है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कि GS3 का टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू UPSC CSC एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो फॉर्मुलेशन बेस्ड सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, बेसिकली साइंस एंड टेक का पार्ट हो जाता है ये हमारा। साइंस एंड टेक की बात कर लें विच इज रिलेटेड टू बेसिकली एग्रीकल्चर। सॉलिफिकेशन, बायो फॉर्मुलेशन बेस्ड सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर चर्चा हो रही है, बात होते हैं। इट इज़ एन इंडिजिनसली टेक्निक यूज टू कन्वर्ट डेजर्ट लैंड इंटू कल्टिवेबल सॉइल। बेसिकली सॉलिफिकेशन, सॉलिफिकेशन से लग रहा है सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू अ सॉइल। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी लग रहा है कि डेजर्ट सॉइल को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करेंगे, और इट इज़ अ पॉजिटिव कनोटेशन, पॉजिटिवली बता रहा है कि कैसे एग्रीकल्चर के आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, डेजर्ट को सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा जो डेजर्ट एंड बेयर लैंड है, बंजर भूमि है, उसको भी फर्टिलिटी प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सके। तो ये पॉजिटिव कनोटेशन दे रहा है। Technology was successfully used to grow wheat in Rajasthan's arid region. Of course, there is a desert area. अगर desert area को solidification की technology के through convert करेंगे into a soil fertility fertile land, तो it can be a correct statement. If we talk about the next one, it rely on the heavy irrigation and technique केमिकल फर्टिलाइजर टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। हैवी इरीगेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पर हम देखें देयर इज सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट अ डेजर्ट लैंड इनटू अ सॉइलिफिकेशन और सॉइल लैंड। और यहाँ पर अगर हैवी इरीगेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इतना बड़ा कोई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट लगा के अगर 3 को करेक्ट माने तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, A and B। ठीक है, तो इसका कुछ देखते हैं। रिसर्चर्स इन राजस्थान सक्सेसफुली ग्रो वीट इन डेजर्ट लैंड। तो रिसर्चर्स ने राजस्थान के डेजर्ट में वीट को ग्रो किया है सक्सेसफुली यूजिंग एन इंडिजिनस बायो फॉर्मुलेशन बेस्ड सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी शोइंग पोटेंशियल टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर इन एरिड रीजन। डेजर्टिफिकेशन द प्रोसेस कि डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वो डेजर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमारा कुछ डायग्राम है कि कैसे कंसोलिडेटेड लेयर को कैसे वो कन्वर्ट करते हैं सॉइल एलोमेग्रेट्स में विंड्स के थ्रू। नेक्स्ट इमेज भी है कि कैसे कैसे डेजर्टिफिकेशन को बायो फॉर्मुलेशन की टेक्नोलॉजी से सॉलिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं। Solidification is a process of transferring loss in fertile sand जो कि desert soil into a soil like material that can support plant growth. Application बात करें tested in राजस्थान, you can quoted it as a case study कि कैसे सक्सेसफुली राजस्थान में वीट को ग्रो किया अंडर डेजर्ट एरिड लैंड में थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ बायो फॉर्मुलेशन बेस्ड सॉलिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, या आपको सारा जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग महेंद्रगिरी हिल्स। आपने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हॉटस्पॉट्स के बारे में सुना ही होगा, तो इसमें पूछा महेंद्रगिरी हिल्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। महेंद्रगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। दे आर डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन द ईयर ऑफ 2022। द रीजन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड इज नन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी के उद्देश्य के लिए जाना जाता है। महेंद्रगिरी हिल्स जो हमारा, अगर बात करें, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। महेंद्रगिरी अगर उड़ीसा का पार्ट है तो ये ईस्टर्न घाट में हो सकता है। तो ये हमारा ये कि आपको पता होना चाहिए कि हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को 2022 में डिक्लेयर किया गया था कि नहीं किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए।
तो इससे हमारा क्या बनता है, 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 ये हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो और हमारा हो जाएगा, इट इज कंसिडर एज अ बायो, 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इट इज कंसिडर एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन 2022। देखिए महेंद्रगिरी का ये रहा हमारा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के लोकेशन पे है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। गारो रेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगी एंड वोमिडा पास, पासेस की भी मेरी क्लास मैंने एक वीडियो बनाई है, आप पासेस भी पढ़ सकते हैं, ऑल द मेजर पासेस। Environmentalists have raised concerns over unchecked tourism and construction project in the ecologically fragile Mahendragiri Hills of Odisha, threatening its biodiversity despite its biodiversity heritage status since 2022। इसलिए ये पूछा गया था। A mountain range of Eastern Ghat rivers is mythology, culture and ecological significance declared biodiversity heritage site। इसमें डिस्कस किया गया था, सिचुएशन गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है, ठीक है, एंड इज द मिडल ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो हमारा ये क्या था, region is part of the region is part of the eastern ghat and is known for its rich biodiversity। of course it is the correct statement, आपका D is the correct answer of this question है, ठीक है। And if I talk about the cultural heritage known as the Mahendra Parvata, रामायणा एंड महाभारत की बिलीफ पे बेस्ड है कि लॉर्ड परशुराम प्रेजेंस पे थे। टेम्पल्स देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ डिक्लाइंस की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप रीड कर लेना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द साथी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत न्यूज में है। Sati system introduced in the Indian agriculture to monitor fertility usage, to ensure digital seed traceability, regulate pesticide sales, to promote organic farming। तो है हमारा to ensure digital seed traceability। Government unveiled a plan to combat counterfeit and standard cheat fraud threatening GI tags crops like बासमती राइस, ठीक है। तो यहाँ पर है, आप इसको याद कर सकते हैं, डिजिटल सीड ट्रेसिबिलिटी, इसको साथी प्रोजेक्ट बोलते हैं, फेज 1 इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली स्टार्टेड टू इंक्लूड डिजिटल सीड ट्रेसिबिलिटी साथी सिस्टम एज एन अमेंडमेंट टू द सीड एक्ट 1966। देखिए 1966 में सीड एक्ट था, सेफ गार्ड फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट इंडियाज एग्रीकल्चर रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दो सातवां क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कंडक्टेड द कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे एजुकेशन 2025। ठीक है, तो ये हमारा एक किसी मिनिस्ट्री ने किया है विच कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे, जो कि एजुकेशन 2025 पे बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड नीति आयोग। आंसर हमारा सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। रीड कर लेते हैं हाईलाइट्स। तो ये हमारा school dropout rates in India have hovered in just 2 years according to the MOSPI Comprehensive Modular Survey Education 2024 में नेशनल सैम्पल सर्वे। इससे आपको डाटाज मिल सकते हैं, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कंडक्टेड बाय द MOSP के थ्रू जुलाई दिस इसमें है, और 18 राउंड ऑफ द नेशनल सैम्पल सर्वे है। इंडिया विटनेस शार्प, आप इसमें आपसे देख सकते हैं यहाँ पर जो एवरेज स्कूल फीस एनुअली है और उससे जो ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी मिडिल एंड जो प्रिपरेटरी स्टेजेस में है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी लेवल पे दिस इंक्रीज हुआ है कि कैसे पता चल रहा है कि अक्रॉस ऑल द लेवल बिटवीन 2024 एंड 23 से लेके एंड बिटवीन 24 एंड 25 से लेके जो ड्रॉप आउट रेट कैसे इंक्रीज हुए हैं, कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, उससे जो हमारी एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड रहा है, आप इसमें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the dolmens of Kokoi Canal, consider the following statement. They are megalithic burial structure dating back over 5,000 years. Less than half of the dolmens recorded in the early 20th century are still standing today. These structures are located in the Western Ghat region of the Tamil Nadu. ठीक है।
Sorry for the delay. Okay, let's get started. With reference to the dolmens of the Kodai Canal, consider the following statement. Basically, it is a kind of a megalithic structure. तो उसी से statement पूछा जा रहा है. They are a megalithic burial structure dating back to the 5,000 years के back से पूछा जा रहा है जो हमारा dating structure है. Less than half of the dolmens recorded in the early 20th century are still standing today. These structures are located in the Western Ghats region of the Tamil Nadu. ये कोडाई कनल डॉलमिट्स की बात हो रही है. इट इज़ काइंड ऑफ अ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन. अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ डॉलमिट्स है क्या तो आपसे ये बन जाएगा. तो इसमें हमारा है ऑल थ्री स्टेटमेंट्स द करेक्ट. तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पिक्चर देख लेते हैं डॉल्फिन्स की. इट्स अ काइंड ऑफ अ मेगालिथिक बिग रॉक से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर होता है ये. डॉल्फिन्स आर मेगालिथिक बॉक्स लाइक स्टोन स्ट्रक्चर. यूजुअली लार्ज स्टोन स्लैब्स होते हैं रेस्टिंग इन 3 वर्टिकल पिलर्स बिल्ट अबव द ग्राउंड. ठीक है. सर्व्ड एज अ बरियल चैम्बर्स की तरह यूज़ करते हैं. जब आप मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स की बात करेंगे जहाँ पर बरियल साइट्स देखने को मिलेगी बुर्जा होम में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मेमोरियल्स रिचुअल्स के लिए यूज़ करते हैं. ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर आपको पलानी हिल्स में देखने को मिलेगा. ऐसे ही कुछ ट्राइब्स होते हैं पेलियान्स एंड द कुरुम्बास ट्राइब्स जो कि ऐसे यूज़ करते हैं. ठीक है. सिग्निफिकेंस है आर्कियोलॉजिकल वैल्यू एंड कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं. तो ये किस लिए डॉल्मेंस ऑफ कोडाई कनाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू ओवर 5,000 years are fast disappearing with less than 50% of those recorded in the early 20th century still standing. तो बेसिकली ये एक हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया इज होस्टिंग द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडिया पैरा जो हमारा ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक है चैम्पियनशिप इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है. चैम्पियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली. द इनॉग्रेशन टुक प्लेस एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. तो आंसर इज डी. ऑल थ्री इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये यहाँ से मिलेगा. इंडिया इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 इन न्यू दिल्ली इनोग्रेटेड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. फ्लैगशिप ग्लोबल कॉम्पिटिशन है फॉर द पैरा एथलीट ऑर्गेनाइजिंग बाइनली साल में 2 बार होता है बाय वर्ल्ड पैरा एथलीट अंडर द IPC. सर्व द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म अंडर पैरा ओलंपिक्स. ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात करें होस्ट बाय 2020 न्यू दिल्ली इंडिया फर्स्ट टाइम इन होस्टिंग. ठीक है. वेन्यू जवाहरलाल नेहरू. वर्ल्ड क्लास मोंडोक ट्रैक मिलेगा. मस्कोट की बात करें की जो बेसिकली सिंबल की बात करें विराज सिंबल जो है ऐसा कुछ हमारा विराज सिंबल है जो पैरा एथलेटिक की बात करते हैं. तो उस हिसाब से यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेटिक जो ब्लेड प्रोस्थेटिक लेग की है सिम्बलाइजिंग स्ट्रेंथ ऑप्टिमिज्म इंक्लूसिविटी करेज की बात कर रहा है. ठीक है. Which of the following reformer is Ishwar Chand Vidyasagar most closely associated with abolition of sati, widow remarriage, introduction of पंचायती राज सिस्टम, यूनिवर्सल अडर फ्रेंचाइज. बी विडो रिमैरिज की बात करते हैं. आप इसको क्लास 8 की हिस्ट्री है उसमें भी आप विद्यासागर के बारे में आप ईश्वर चंद विद्यासागर की बात के बारे में जान सकते हैं. इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो जाती हैं हमारी अगर हम बात करें जो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें तो the Union Home Minister of India paid tribute to the Ishwar Chandra Vidyasagar in his 205th birth anniversary in Kolkata. तो ये बात करी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, राइटर थे, फादर ऑफ द मॉडर्न बंगाली प्रोज के नाम से जाने जाते हैं. ये विद्यासागर रिवर्स एज द फादर ऑफ द बंगाली मॉडर्न बंगाली प्रोज एंड द आइकन ऑफ द बंगाली रेनेसांस. बेसिकली बंगाली रेनेसांस के लिए भी जाने जाते हैं. नन बोथ हैज अ विद्यासागर ओशन ऑफ द नॉलेज एंड दे आर सागर ओशन ऑफ काइंडनेस. ठीक है. हिज वर्क लेटर इंस्पायर्ड बाय द ब्राह्मो समाज प्रोग्रेसिव रिफॉर्म कैंपेन कंटिन्यूइंग लेगेसी ऑफ राजा राम मोहन राय की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर बात करें तो इन्होंने एजुकेशन फॉर द लोअर कास्ट स्टूडेंट्स की बात की, ग्रास रूट एंगेजमेंट की बात की, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज की बात की है, कल्चरल नेशनलिज्म की बात की है, यूनिफाइड बंगाल आइडेंटिटी की बात की है, वुमेन एजुकेशन सोशल रिफॉर्म्स की बात हुई है. ठीक है. वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट held? Jawaharlal Nehru University. B. Doon University, Dehradun, Himachal Pradesh University, and the Kumaon University. B is the correct answer. Doon University of Dehradun. The 12th Sustainable Mountain Development Summit began at Doon University of Dehradun.
इसमें देख लेते हैं। अ फ्लैगशिप एनुअल समिट है दैट एड्रेस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस ऑफ द इंडियन हिमालय रीजन की बात करता है। पर्टिकुलरली एक्ट एज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, नॉलेज शेयरिंग एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात होती है। ये कंडक्टेड होता है बाय द इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव और सिविल सोसाइटी लेड नेटवर्क है। फर्स्ट हेल्ड इन 2011 एंड नैनीताल उत्तराखंड में हेल्ड हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिसी इम्पैक्ट, क्लाइमेट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात होती है। What is the significance about proposed 69 किलोमीटर कोकराझार गेलेपू रेल लाइन की बात हो रही है। बेसिकली इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट कनेक्ट्स भूटान टू द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रेल। इट इज द फर्स्ट अंडर वाटर रेलवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट लिंक्स ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल्स बाय द हाई स्पीड रेल्स। ये थोड़ा लिटिल बिट इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इतनी हिली एरिया से ऑल द इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स को करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के इंपॉर्टेंट रीजन्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये प्रपोज 69 किलोमीटर कोकराझार गेलेपू रेल लाइन, इंडियाज फर्स्ट एवर रेलवे लिंक टू भूटान, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट बाय द इंडियन रेलवेज। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, इन फर्स्ट रेलवे कनेक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन वॉर्ड, तो ये हमारे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करें। रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाइनमेंट विद द एक्ट इज पॉलिसी। अगर इनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा फर्स्ट रेल लिंक फॉर भूटान, पोस्ट टू एक्ट इस पॉलिसी, रीजनल ट्रेड हब्स को कॉपरेशन कर रहे हैं। देखिए ये भूटान है, ये डोकलाम है, यहाँ पर हमारा असम है, यहाँ पर कोकराझार है और यहाँ पर गलेपू है। इसी को रेल के लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। अगर मैप में देखें तो यहाँ की लोकेशन है भूटान एंड असम की। What does OPEC Plus refers to? A global environmental watchdog, be an alliance of the oil producing countries including OPEC and non-OPEC members, a group of oil consuming countries, a trade organization for the petrol product. B is the correct answer of this question. An alliance of oil producing countries including OPEC and non-OPEC members. तो बेसिकली OPEC है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछा OPEC Plus is a planning and the oil output hike in November 2025 amidst rising global oil prices and market pressures की बात करें। oil prices rise हो रही है, उसी से OPEC related concern है। OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries Plus, composition के बाद 13 member state है, mostly Middle East and the African oil producers हैं, plus 10 major non-OPEC oil exporter है, most notably रशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको। ठीक है, और ओरिजिन की बात करें 2016 में ओपेक बना था, पार्टनर विद नॉन ओपेक कंट्री टू स्टेबलाइज ओपेक ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करना है एंड कोऑर्डिनेटेड रहना है। ऑब्जेक्टिव टू मैनेज ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज, प्राइसेस को करना, सेफ गार्ड रेवेन्यू ऑफ फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। फंक्शनिंग देखें, कलेक्टिव प्रोड्यूसिंग क्वार्टाज रहते हैं, जस्ट सप्लाई रहते हैं, बैलेंस मार्केट रहता है, बैलेंस स्टेबलाइज ऑयल की डिमांड्स रहती हैं, प्राइसेस रहते हैं। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश में हमारा डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। मेरी नेशनल पार्क की पूरी सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही ईजिली निमोनिक्स के थ्रू बताया गया आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। तो ये है इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एट द 37th SCC MAB सेशन। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड बायोस्फीयर रिजर्व है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांस हिमालय रीजन का पार्ट है, इंटीग्रेटिंग पिन वैली नेशनल पार्क, खैबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड एंड द सराउंडिंग एरियाज की बात करें, लोकेटेड है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, स्टैब्लिश 2009 पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को में इंक्लूड हुआ 2025 में, इंडिया फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट साइट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया कोल्ड डेजर्ट ये हो गया हमारा। विच 2 न्यू रामसर साइट्स पर एडेड इन बिहार इन 2025? बिहार में 2 रामसर साइट्स ऐड हुए हैं और टोटल 5 बन चुके हैं अब वो। कानवर लेक एंड बैरल ताल, गोकुल जलेसिया एंड उदयपुर झील, खैबर ताल एंड द बंद वेटलैंड, उदयपुर लेक एंड द नालंदा वेटलैंड। तो हमारा हो जाए गोकुल जलेसिया एंड द उदयपुर झील की बात करें, ये रहा हमारा।
India's added 2 new Ramsar sites in Bihar, Gokul Jalisia and the Jaipur Jheel, rising the national tally to 93 wetlands of the international importance, consolidated India's top position in Asia. एशिया में इंडिया टॉप पे है वेटलैंड से रिगार्डिंग वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन. ठीक है. प्रोमोटिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, साइन इन रामसर ईरान में साइन हुआ था. केम इनटू फोर्स इन 1975 में आया था यूनेस्को अंडर यूनेस्को. एम है प्रोटेक्ट वेटलैंड एंड क्रिटिकल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी, फ्लड कंट्रोल एंड लाइवलीहुड की बात करें. इंडिया थर्ड इन द वर्ल्ड है आफ्टर यूके. यूके के पास टोटल 176 वेटलैंड साइट्स हैं. मैक्सिको के पास 144 है एंड इंडिया थर्ड पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड. एंड द एशिया में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू रामसर साइट्स. एंड बिहार में नाउ 5 रामसर साइट्स आ चुके हैं इंक्लूडिंग दिस 2 न्यू वन, जलसिया एंड उदयपुर. तो ये रहा हमारे साइट्स इन जलेसिया की बात करें. ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है यहाँ पर. गंगा रिवर है, फंक्शन करता है, नेचुरल फ्लड्स बफर है एंड हैबिटेट ऑफ 50 बर्ड स्पीशीज़ की बात करें. फिशिंग, फार्मिंग एंड इरिगेशन की बात करें. फीचर्स कम्युनिटी लेड क्लीनिंग रिचुअल्स बाय द विलेजर्स होता है. उदयपुर झील की बात करें, वेस्टर्न चंपारण में है जो हमारा, और जो गोकुल है हमारा बक्सर में सिचुएटेड है. ऑक्सबो लेक है इंक्लूडिंग एंडेमिक हर्ब्स देखने को मिलते हैं जैसे कि एलिसी कार्पस, ऑक्सोबर गेनियास. ठीक है. विंटरिंग ग्राउंड ऑफ दिस इज माइग्रेटिव बर्ड्स देखने को मिलते हैं. वनरेबल कॉम्पन पगार्ड है. ओके. एंड विच टीम डिड इंडिया बीट डिफीट टू विन द 2025 एशियन कप फाइनल. तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. आंसर इज सी, पाकिस्तान. में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया टू विन द 2025 एशियन कप फाइनल्स. ठीक है. तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल मैन्स क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाइनली टू डिटरमाइन इंडियाज टॉप टीम. एशियाज टॉप टीम को डिटरमाइन करने के लिए साल में 2 बार होता है. मैचेस आर रिकॉर्डेड ऑफिशियली. ठीक है. T20I एंड ODI स्टेटस बाय द ICC होती है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल. एंड द ऑफिशियल मस्कट फॉर द एशियन कप 2025 वॉज शेरू, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ, करेज एंड यूटिलिटी ऑफ एशियन क्रिकेट. मैपिंग का क्वेश्चन हमारा एक. Which two reservoirs contributed the flooding of the Musi River? Nagarjun Sagar and Sirsachalam, Hussain Sagar and Gandhipati, Osman Sagar and Himagat, and Bhakra Nangal Dam and Tehri. तो सिरसासिम चावल कौन सा है हमारा? ये हमारा ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर है. मूसी रिवर में जो बाढ़ आया बेसिकली, मूसी रिवर इंस्पेक्ट आफ्टर हैवी रेन्स एंड द वाटर रिलीज फ्रॉम ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर कॉज फ्लडिंग इन द हैदराबाद सबमर्जिंग लोकेलिटीज एंड बस स्टेशन में फ्लडिंग हो गई है बेसिकली रिलीज ऑफ वाटर एंड हैवी रेनफॉल के कारण एंड द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओस्मान सागर एंड द हिमायत सागर से. मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर है जो हमारी मूसी है, मुचुकुंदा और मुसुनुरु रिवर है जो पास थ्रू हैदराबाद डिवाइडिंग द हिस्टोरिक ओल्ड सिटी एंड द न्यू सिटी. और नेट फ्रॉम द अनंतगिरी हिल नियर विक्राबाद तेलंगाना, फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस तेलंगाना टर्निंग साउथ टू चित्तलौर. एंड कृष्णा रिवर ये हमारे हो जाता है मेरे याला गुदू इन नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट. ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर दक्कन प्लेट्यू रिवर सिस्टम है. ये पेनिनसुला प्लेट्यू सिस्टम्स की ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बेसिकली यहीं पे फाइनली हमारा 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच का करंट अफेयर एनालिसिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद एनालिसिस. एंड इसमें आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखने को मिले हैं. और एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ही थे क्योंकि न्यूज़ में बने हुए हैं. इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आंसर राइटिंग की पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस एंड फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एवरीवन.